So students, welcome to this beautiful channel. Yours and minds. We together make it beautiful. Maths and Physics by Manish sir. And what we had done? We had done the basic introduction, the bridge that we had made between 10th and 12th. 10th में जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गैप रह गया था टॉपिक्स के अंदर, उसको हमने चार्जिंग के मेथड्स का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, चार्ज क्या होता है, ये बहुत बेसिक सी छोटी छोटी बातें सब राइट। अब हमारे पास अगेन एक टॉपिक ऐसा है जो था तो 10th में, लेकिन बहुत ही छोटा सा। दैट टॉपिक इज नाउ कमिंग इन अ लिटिल लार्जर मैनर, और वो टॉपिक हमारा था कूलम्ब्स। ठीक, क्या बोला गया कूलम्ब्स लॉ में? किस लिए है कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ है, द लॉ इज, दिस लॉ इज फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charged objects, between charged objects। ठीक है, ये जो लॉ है किस लिए है? पर्पस क्या लॉ का? इस लॉ का पर्पस है भाई, दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, इन दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, रिपल्शन का या अट्रैक्शन का, वो फोर्स कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उस बात के लिए लॉ है। अब इस लॉ ने क्या पॉइंट्स दिए, वो पॉइंट वाइज ध्यान रखना, समराइज करके यू कैन बिल्ड अप योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, पहली बात इसने बोली, फोर्स एक्स अलोंग, डायरेक्शन जरूरी है, लाइन जॉइनिंग the centers of objects। ठीक है, सिंपल। फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? दोनों चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स को जॉइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। ये अंतर हमारा चार्ज Q1 ऑब्जेक्ट की इससे थोड़ी दूरी पे बनता हमारा चार्ज Q2। डिस्टेंस दोनों में R, तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा, इस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, सेकेंडली, फोर्स इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली होता है, मुझे आवाज आ गई सर? डायरेक्टली और इनवर्सली। प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट? तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। सर ये बात तो लास्ट ईयर भी सुनी थी मासेस के लिए। हाँ, तो भाई ग्रेविटेशन लॉ का ही, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग बेसिकली नाउ वी आर अप्लाइंग इट ऑन चार्जेस। थोड़ा सा अंतर है, बताओ। ठीक है, थर्ड थिंग इसने बोली, फोर्स इज इनवर्सली, हाँ मुझे मालूम है, आगे मालूम है, आपको पता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भैया, यानी कि पहला क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को कंबाइन किया क्या बनेगा? F इज इक्वल नहीं आएगा, प्रोपोर्शन आएगा Q1 Q2/r²। So force is proportional to product of Q1 Q2 divided by r²। अब जैसा कि रिवाज है, कस्टमरी है, whenever proportionality comes we have to insert a
प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने कैपिटल जी दिया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। बट कूलम्स लॉ में यही आके अंतर आ गया, F equals to K Q1 Q2 upon R square, where K is a constant, K is a constant for a medium, K is a constant for a medium। एक जो पर्टिकुलर मीडियम है भाई उसके लिए K कांस्टेंट है, एक जो पर्टिकुलर मीडियम है उसके लिए K कांस्टेंट है, यानी ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा, ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा, सेपरेट सेपरेट होगा। इट विल बी सेपरेट फॉर डिफरेंट मीडियम्स, हर मीडियम के लिए K की वैल्यू अलग अलग रहेगी। K इज डिपेंडेंट अपॉन द मीडियम, जबकि ग्रेविटेशनल लॉ में हमने कहा था जी भैया यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कहीं ले जाओ बॉडीज को, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा G पे डिपेंडेंट रहेगा और G की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। यहाँ K की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ K की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ बड़ी सिंपल सी बात देखते हैं भैया, वैल्यू ऑफ K फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस दोनों एक ही बात है। तीसरा एयर और हम इसी में कंसीडर कर लेते हैं। इसके लिए K की वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू हम लेते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हालांकि K के लिए भी एक फॉर्मूला, आई विल डिस्कस इट व्हेन आई विल रिलेट विद परमिटिविटी। बट यहाँ पे इतनी सी बात पहले समझ लो कि ये जो K है कांस्टेंट है, ये फ्री स्पेस के लिए है 9 × 10⁹। वाटर के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा, टर्पेंटाइन ऑयल के लिए अलग होगा, अल्कोहल के लिए अलग होगा। ठीक है, आपके स्विमिंग पूल के लिए अलग होगा, एक्वेरियम के लिए अलग होगा। ठीक ठीक, सिंपल। सो ये है बेसिकली कूलम्स लॉ, ये है बेसिकली कूलम्स लॉ। ठीक है, अब जरा एक बात समझो, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, इतने से बनाए, छोटे छोटे से बनाए। क्यों बनाए? इसलिए बनाए क्योंकि हमारी जो कूलम लॉ है उसकी लिमिटेशन है थोड़ी सी, उसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस है। अब ये लिमिटेशंस क्या है? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ? लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स। पहली लिमिटेशन ये ध्यान रखोगे, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब ये जब पॉइंट चार्जेस की बात आती है तो एक बड़ी बचपन वाली एक स्टेटमेंट याद आ जाती है कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। यानी दूर से क्या लग रहे थे? देयर हेड्स शाइनिंग वर वेरी स्मॉल। पॉइंट चार्जेस बिल्कुल इसी तरह भैया, पॉइंट चार्जेस बिल्कुल इसी तरह। इतू से पॉइंट चार्ज पास पास रखे हुए, दो इलेक्ट्रॉन पास पास रखे हुए, साइज बहुत कम है, डिस्टेंस भी दोनों में बहुत कम है। ठीक है, अब मैंने एक फुटबॉल ले ली चार्ज करके मेरे पास, और एक फुटबॉल चार्ज आपके पास, डिस्टेंस बॉल से बहुत ज्यादा। इन दैट केस ऑल्सो दोज बॉल्स, फुटबॉल्स विल एक्ट एज पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अर्थ अगर पूरी चार्ज है भाई, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एंड मरकरी साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत कम है, वी विल कंसीडर दैट एज पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा, क्लियर सा होना चाहिए भैया। या तो साइज भी छोटा, गैप भी छोटा, या ऑब्जेक्ट्स का जो साइज है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उनका साइज है, उस साइज के कंपैरिजन में उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, देन वी कंसीडर देम एज पॉइंट चार्जेस। तो कूलम लॉ हम अप्लाई करेंगे भैया ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक ठीक, देन इट इज नॉट applicable if
both charges are in motion. अगर दोनों चार्जेस मोशन में है तो भी कूलम लॉ अप्लाई हो रही। अब यहां भाई एक सिंपल सी बात समझो, बोथ चार्जेस मोशन में तो अप्लाई नहीं होगी, दोनों में से एक मूव कर रहा है एक रेस्ट में, तो होगी कूलम्स लॉ। If both the charges are in motion, Coulomb's law is not applicable. Then it is not applicable. But if one of the charges are in motion, applicable है, ठीक है? एक चार्ज मोशन में, दूसरा रेस्ट में, पहला वाला रेस्ट में, दूसरा मोशन में, पहला वाला मोशन में, दूसरा रेस्ट में, एप्लीकेबल है भैया, एप्लीकेबल है। ठीक ठीक, सिंपल सिंपल। चलो, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, जल्दी से ये और देखते हैं कि कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या बोला था हमने, ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच में है डिस्टेंस R। फोर्स क्या निकाला था हमने, K Q1 Q2 अपॉन R²। फिलहाल वैक्यूम लेते हैं, जब अदर मीडियम्स की बात करेंगे तो हम K को और क्लैरिफाई करेंगे। दैट विल बी व्हेन आई कम टू परमिटिविटी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R², ये तो है फोर्स। अब ये क्या है, ये है फोर्स का मैग्नीट्यूड। हम क्या चाहिए, वी नीड वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म भैया मतलब फोर्स का डायरेक्शन। तो एक बात को मैं ये मान लेता हूं भैया, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज वाले क्या करते हैं, रिपेल। इसको कहता हूं भैया चार्ज 1, इसको कहता हूं चार्ज। तो इस चार्ज 1 के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन 2 के कारण क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको मैंने कहा F1, इसको हमने बोल दिया F1। ठीक, सेकंड के ऊपर फर्स्ट के कारण जो फोर्स लग रहा है, इसको हम बोल रहे हैं भाई F21। ठीक, अगर मैं स्पेस में इनकी पोजीशन के लिए पोजीशन वेक्टर Q1 का लूं R1, Q2 का लूं R2, ठीक है, काम खत्म हो गया भैया। वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, बाकी की कहानी ग्रेविटेशन में की हुई है, देखो फटाफट से। अगर मैं F12 निकालने की कोशिश कर रहा हूं, F12 निकालूंगा तो क्या करूंगा, एक तो मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R², डायरेक्शन के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, R कैप। R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ F12, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ F12। क्या डायरेक्शन है, ये वाला। अब ये डायरेक्शन कैसे निकालोगे भैया, ये डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान करो, R कैप हमने कैसे लिखा था, R कैप वाज R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। और यहाँ R वेक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, फाइनल वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी ये बनेगा R1 माइनस R2 वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन सा, R1। फोर्स कहां से लग रहा है, 2 से लग रहा है 1 की तरफ, कहां से ट्रेवल हुआ, 2 से, कहां जाके एंड हुआ, 1 पे। तो R1 फाइनल, 2 इनिशियल अपॉन मॉड R। R कैप की जगह रख दो F12 वेक्टर फॉर्म क्या बनी, K Q1 Q2 अपॉन R² मल्टीप्लाइड विद व्हाट, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड R। अब ये मॉड R क्या है, ये मॉड R² है, यानी ये बन गया हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन मॉड R³ या डायरेक्टली R³ मल्टीप्लाइड विद R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हो गई हमारी कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म
force acting on first charge due to second charge. यानी बड़ी सिंपल सी बात है भैया, F21 निकालोगे K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या वेक्टर होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक 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 ठीक, सिंपल, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा परमिटिविटी के ऊपर, बिल्कुल नया कंसेप्ट है, ठीक है। तो कीप ऑन स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।